नमस्कार। स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास में आज की क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं बनवीर के बाद की। बनवीर के बाद में राजा बनेगा कौन, तो बता देना महाराणा उदय सिंह। मैंने मित्रों पिछली क्लास में बताया था विक्रमादित्य की कहानी। तो विक्रमादित्य की हत्या कैसे हो रही है एक बार के लिए देख लीजिए, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया कि ये मेवाड़ है और मेवाड़ में विक्रमादित्य राजा था। विक्रमादित्य विक्रमादित्य की 1536 में हत्या कर देता है। 1536 में हत्या हो जाती है। और ये हत्या करता कौन है, तो बता देना दासी पुत्र बनवीर। कौन करता है? बनवीर। बनवीर हत्या करके 1536 में राजा बन जाता है कांका मेवाड़ का। और कब तक रहता है, तो 1540 तक बनवीर मेवाड़ का राजा रहता है। अब क्या हुआ, बनवीर मेवाड़ का राजा है, जबकि राजा कौन बनना चाहिए था? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह अब आएगा। महाराणा उदय सिंह कहाँ है, तो बता देना महाराणा उदय सिंह अपने ननिहाल गए हुए थे। कहाँ? बूंदी। बूंदी से वापस लौटे हैं। और 1540 में मेवाड़ का राजा बनेगा कौन, तो बता देना महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह। अब ये 1540 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1540 में ऐसा क्या हुआ कि बनवीर को हटा दिया गया। बनवीर को कैसे हटाया, देख लीजिएगा। वह ऐसे मित्रों कि मालवी का युद्ध लड़ा गया। मालवी का युद्ध लड़ा गया। और ये जो मालवी का युद्ध लड़ा गया, ये कब लड़ा गया? हाँ, मालवी का युद्ध तो बता देना 1540 में। किस किस के मध्य, तो मैंने कहा उदय सिंह आएगा और उदय सिंह ने आक्रमण कर दिया किस पे? उदय सिंह ने आक्रमण कर दिया बनवीर पे। उदय सिंह और बनवीर के बीच में लड़ा जा रहा है मालवी का युद्ध। और इस युद्ध में हुआ क्या, तो बता देना उदय सिंह का सहयोग किया है एक बंदे ने। और सहयोग करता कौन है, तो बता देना मारवाड़ का राजा। और मारवाड़ के राजा का नाम क्या है, तो बता दीजिएगा मालदेव। मालदेव ने उदय सिंह का सहयोग किया है। इस मारवाड़ के उद्देश्य मालदेव के सहयोग से उदय जीत जाता है और बनवीर हार जाता है। कब की बात है, ये युद्ध कब लड़ा गया? 1540 में। अब 1540 में बनवीर हार गया, तो राजा कौन बनेगा? तो राजा संभव है महाराणा उदय सिंह बनेगा। अब देखते हैं महाराणा उदय सिंह। अब ये मेवाड़ है और मेवाड़ का राजा कौन, तो बता देना महाराणा उदय सिंह। कौन है राजा? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह कहाँ का राजा है, तो बता देना मेवाड़ का। कब बना, तो मालवी के युद्ध के बाद में 1540 में बना। और कब तक रहेगा? 1572 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1572 तक। 1572 तक राजा रहेगा। अब क्या हुआ, जैसे ही उदयसी राजा बना, तो मैंने बताया उदयसी ने राजा बनते ही 1570 में मालवी का युद्ध जीत लिया है। और मालवी के युद्ध जीतने के बाद में ऐसा हुआ मित्रों कि जिसने सहयोग किया था, किसने? मारवाड़ के मालदेव ने। इसके और उदयसी, इन्हें दोनों के बीच में अनबन हो गई। कैसे हुई? कहते हैं कि झाला रानी, झालाओं की राजकुमारी झालाओं की राजकुमारी। और झालाओं की राजकुमारी का नाम, झालाओं की राजकुमारी थी इसलिए इसको कहेंगे झाला रानी। क्या कहेंगे? झाला रानी। झाला रानी, मालदेव झाला रानी से प्यार करता था और झाला रानी उदयसी से प्यार करती थी। एक प्रेमिका और दो प्रेमी
एक प्रेमिका और दो प्रेमी। अब मालदेव भी चाहता था कि मैं झाला रानी से विवाह करूं और उदयसी भी चाहता है कि मैं झाला रानी से विवाह करूं, तो उदयसी आखिरकार झाला रानी से शादी कर लेता है और इस बात को लेकर के मालदेव नाराज हो जाता है। मालदेव शत्रु बन बैठता है। मालदेव शत्रु बन बैठता है किसका? उदयसी का। मालवी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ ये तो देख लिया। और मालवी के युद्ध के बाद में उदय सिंह और मालदेव दोनों की बिगड़ गई, बनती नहीं। ऐसे ही हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया। हरमाड़ा का युद्ध, यह युद्ध कब लड़ा गया तो बता दीजिएगा। 1557 में लड़ा गया। किस किस के मध्य? तो एक तरफ तो उदय सिंह है ही, और दूसरी तरफ है मित्रों अजमेर का हाजी खां। अजमेर का हाजी खां। अब इस युद्ध में जो 1540 में युद्ध हुआ, उसके बाद में किसकी बिगड़ी थी? इन दोनों की बिगड़ गई। मालवी के युद्ध में मालदेव इसके साथ था, उदय सिंह है। अब इसमें साथ नहीं है। मैटर क्या था आपको पता ही है, वो झाला रानी वाला मैटर था। इसमें भी क्या हुआ, इसमें एक महिला है, वेश्या है एक, और उस वेश्या का नाम क्या है तो बता देना, रंग राय। रंग राय नाम की वेश्या। इस वेश्या को लेकर के उदय सिंह और हाजी खां दोनों भिड़ गए। हाजी खां कहता है कि ये मेरी प्रेमिका है, जबकि उदय सिंह कहता है कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब ये रंग राय वेश्या को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़े की परिणति ये परिणाम ये निकला कि हरमाड़ा का युद्ध हो गया। और इस हरमाड़ा के युद्ध में जो नाराज था कौन? मारवाड़ का मालदेव। वो मारवाड़ का मालदेव इस युद्ध में उदय सिंह का साथ नहीं देता है। तो फिर साथ किसका देता है तो बता देना, हाजी खां का साथ देता है। बदला लेना है इसको। तो साथ कौन देता है तो मालदेव मारवाड़ का था, इसने हरमाड़ा के युद्ध में हाजी खां का साथ दिया। या उदय सिंह हार जाता है और हाजी खां जीत जाता है। हाजी खां जीत जाता है और उदय सिंह हार जाता है। ये दो महत्वपूर्ण युद्ध है, याद रखना। अब तक मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि उदय सिंह जैसे ही राजा बना, तो राजा बना उस समय आक्रमण किया, तो पहला युद्ध लड़ा गया मालवी का युद्ध। उसमें उदय सिंह और बनवीर के बीच में युद्ध हुआ। बनवीर हार गया और उदय सिंह मारवाड़ के मालदेव के सहयोग से जीत जाता है। दूसरा युद्ध लड़ा गया कौन सा? हरमाड़ा का युद्ध। ये कब लड़ा गया तो 1557 में लड़ा गया। किस किस के मध्य तो बता देना, उदय सिंह और अजमेर का हाजी खां है इसके बीच में। किस बात को लेकर के युद्ध हुआ तो बता देना, एक रंगराय नाम की वेश्या थी, उस वेश्या को लेकर के युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अजमेर के हाजी खां का सहयोग दिया किसने? मारवाड़ के मालदेव ने, और वो जीत गया और उदय सिंह हार गया। आगे बढ़ते उदय सिंह ने 1543 की बात है मित्रों, जब मेवाड़ का राजा कौन तो बता देना, मेवाड़ का राजा पड़ रहे हैं कौन? उदय सिंह। उदय सिंह, उदय सिंह मेवाड़ का राजा है। इस समय 1543-44 में आक्रमण होता है किसका तो बता देना, अफगान का, अफगानों का। और अफगानों का आक्रमण होता है तो अफगान कौन तो बता देना, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सूर्यवंश का था इसलिए सूरी कहते थे। शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ कब? 1543-44 में। किस पे? मेवाड़ पे। राजा कौन तो बता देना, उदय सिंह। उदय सिंह ने क्या किया? चित्तौड़ दुर्ग की सारी चाबियां सौंप दी किसको? शेरशाह को। सारी की सारी चाबियां किसको सौंप दी? शेरशाह को। और ये मेवाड़ का पहला राजा, मेवाड़ का एकमात्र राजा, मेवाड़ का एकमात्र राजा जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की, अफगानों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद क्या हुआ?
1545 में जब शेरशाह कालिंजरा अभियान पे गया, कालिंजरा अभियान पे गया, तो वहां बारूद फटने से शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में पुनः उदयसिंह चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है। क्या पढ़ा? शेरशाह सूरी का आक्रमण, पहला अफगान जिसने मेवाड़ पे आक्रमण किया, कब? 1543-44 में। और मेवाड़ का पहला राजा जिसने चित्तौड़ दुर्ग की सारी चाबियां सौंप दी और अधीनता स्वीकार कर ली शेरशाह की, तो मेवाड़ का पहला राजा जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की, तो उत्तर आ गया क्या? तो बता देना, महाराणा उदय सिंह। फिर 1545 में कालिंजरा अभियान पे बारूद फटने से हत्या मृत्यु हो जाती है किसकी? शेरशाह सूरी की। और पुनः चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है कौन? महाराणा उदय सिंह। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1559 में उदय सिंह ने 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर को बसाया, उदयपुर शहर को बसाया। और उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया, उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया। अब उदयपुर शहर को बसाया। और उदयपुर के बारे में ये तो आप जानते ही है कि उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। किसकी नगरी? झीलों की नगरी कहते हैं। और उदयपुर को पूर्व का वेसीन कहते हैं। पेरिस नहीं है, ध्यान रखना, पूर्व का वेसीन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, वेसीन में और पेरिस में दोनों में अंतर है। उदयपुर को पूर्व का वेसीन कहते हैं। और इसको सैलानियों का स्वर्ग भी कहते हैं। उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग भी कहते हैं। अच्छे से रट लेना। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर को बसाया, उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, पूर्व का वेसिन कहते हैं, सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। अब क्या? इधर दिल्ली पे काबिज सत्ता किसकी? मुगलों की। तो मुगल राजा कौन? तो बता देना, मुगल बादशाह अकबर। मुगल बादशाह अकबर कहते हैं मित्रों कि 1570 में ये अजमेर जियारत पे आता है। कहाँ आता है? अजमेर आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अरवा जियारत पे आ रहा है कौन? अकबर। जब अकबर यहाँ जियारत पे आता है तो 1570 में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया। नागौर में दरबार लगाया किसके सहयोग से? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, किसके सहयोग से लगाया था? तो बता देना, आमेर के भारमल के सहयोग से। आमेर के भारमल के सहयोग से लग। और उस समय नागौर की स्थिति कैसी थी? यदि देखे तो नागौर की स्थिति, नागौर में अकाल पड़ा था, अकाल, और जनता प्यासी मर रही थी। ऐसे में नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है कौन? अकबर। और ये प्रश्न बड़े एग्जामों में काफी बार पूछा गया है। शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। कहाँ करवाया? तो बता देना, नागौर में करवाया। अब क्या हुआ? अकबर ने नागौर में दरबार का आयोजन किया और राजाओं को खत लिखा, आदेश दिया कि आ जाइए और हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। अधीनता, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा वो आक्रमण के लिए तैयार हो जाए, हमारी सेना का सामना करने के लिए। अकबर ये जानना चाह रहा था कि राजपुताने में देखते हैं कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इसलिए भारमल के सहयोग से नागौर में अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन रखा। अब इस दरबार में क्या हुआ? उद्देश्य पढ़ा रहा हूँ। उद्देश्य के बीच में मैं नागौर दरबार क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि मेवाड़ वाले आते हैं, वहां देखते हैं कि
कौन कौन से राजा मेवाड़ वाले आकर के अधीनता स्वीकार करता है, कौन नहीं करता है। क्या वास्तव में मेवाड़ वालों ने नागौर में 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? इसको जानने के लिए 1570 का जो नागौर दरबार है ये जानना भी जरूरी है। ये जो 1570 का नागौर दरबार है, इस दरबार में मारवाड़ से कौन आया और अधीनता स्वीकार कर ली, और जैसलमेर से कौन आया और अधीनता स्वीकार कर ली, जैसलमेर से। और इस दरबार में बीकानेर से कौन आया और अधीनता स्वीकार कर ली। और पूछ ले कि मेवाड़ से कौन आया। ये जो चार बड़ी रियासतें हैं इसके संबंध में हमेशा याद रखे, इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। पूछ ले मारवाड़ से कौन आया तो बता देना राम आया, उदय सिंह आया और राव चंद्रसेन भी आया, ये तीन आए मारवाड़ से। जैसलमेर से कौन आया तो राजा हर राय आया, हर राय, और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर पूछ ले बीकानेर से कौन आया तो बता देना राव कल्याणमल आया, राव कल्याणमल आया। और साथ में अपने दो पुत्रों को लेकर के भी आया। एक का नाम तो क्या तो बता देना राय सिंह। राय सिंह योद्धा था, वीर योद्धा, तलवार चलाने में निपुण था। और अकबर ने इसको 1572 में जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया, जोधपुर का अधिकारी बनाया। और फिर 1574 में जब कल्याणमल की मृत्यु हो गई तो बीकानेर का राजा भी बनाया, बाद में बीकानेर का राजा बनाया। और इसका दूसरा कल्याणमल के दोनों पुत्र भी आए नागौर दरबार में, अधीनता स्वीकार किए और अकबर की सेवा में छोड़ के चला जाता है। कौन? कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों को। दूसरे पुत्र का नाम है पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ मित्रों वही है, ये एक कवि है और ये डिंगल भाषा में अपनी रचनाएं लिखता है, डिंगल भाषा में। इसलिए इसको डॉक्टर टेसीटोरी, डॉक्टर टेसीटोरी या टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोज कहा है। डिंगल का हेरोज कहा है, डिंगल का हेरोज, हेरोज कहा है किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। और थोड़ी और बात करें तो चूरू के कन्हैया लाल सेठिया, चूरू का कन्हैया लाल सेठिया, सेठिया ने एक रचना लिखी जिसका नाम क्या है तो बता देना पिथल और पाथल। इस पिथल पाथल में पृथ्वीराज राठौड़ को पिथल कहा है और महाराणा प्रताप को पाथल भी कहा गया है। महाराणा प्रताप को पाथल कहा है और पृथ्वीराज राठौड़ को पिथल कहा है। किसने? कन्हैयालाल सेठिया ने। और डॉक्टर टेसीटोरी ने इसको क्या कहा था? डिंगल का हेरोज कहा था। ये नागौर दरबार में बीकानेर से कल्याणमल आता है और अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेके आता है और अकबर की सेवा में छोड़ के चला जाता है। पूछ ले मेवाड़ से, मेवाड़ में देखो 1572 तक राजा रहेगा कौन? उदय सिंह। ये अभी पढ़ रहे हैं उदय सिंह। तो 70 में आयोजन हो रहा है, लेकिन उदय सिंह ने आकर के यह अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ध्यान रखना, मेवाड़ के किसी भी राजा ने अधीनता स्वीकार नहीं की अभी तक। 1572 की बात है, उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। और यह मारवाड़ की बात करें तो राम अधीनता स्वीकार कर लेता है और मोटा राजा उदय सिंह ये मारवाड़ वाला है, इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन राव चंद्रसेन ने यहाँ अधीनता स्वीकार नहीं की और दुर्ग छोड़ करके, दरबार छोड़ करके, नागौर दरबार छोड़ करके चला जाता है। अकबर को पता लग गया कि चंद्रसेन चला गया तो पीछे से सेना भेजी और कहते हैं मित्रों की सिवाना दुर्ग को छोड़ करके सिवाना चला गया। कौन? मारवाड़ छोड़ के सिवाना चला गया राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन के बाद पीछे अकबर की सेना चली गई तो फिर लास्ट में यह भद्राजुग चला जाता है, सरना की पहाड़ियों में जाकर के ये मर जाता है। ये बात की बात है, जब मारवाड़ पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे इसको। एक बार के लिए इतना याद रखे, मारवाड़ के राम और उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली, राव चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की। जैसलमेर का हरराय ने अधीनता स्वीकार कर ली, बीकानेर के कल्याणमल और दोनों पुत्रों ने अधीनता स्वीकार कर ली। और पृथ्वीराज राठौड़ है उसको फिर अकबर ने क्या किया? गागरोन की जागीर दे दी थी। थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज
राठौड़, जो एक कवि था। डॉक्टर तेसी तोरी ने इसको डिंगल का हेरोज का। अकबर ने क्या किया, अकबर ने पूछा कि तू क्या करेगा, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि हजूर कलम चलाऊंगा, कलम, तलवार चलाना नहीं जानता, केवल कलम चलाना जानता हूं। इसलिए अकबर ने इसको गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग की क्या दे दी, तो बता दीजिएगा, जागीर दे दी। और इस गागरोन दुर्ग की जो झरोखें थी, जो गागरोन दुर्ग की झरोखें थे, इन झरोखों में बैठ करके इसने एक रचना लिखी, और उस रचना का नाम था वेली कृष्ण रुक्मणी री, वेली कृष्ण रुक्मणी री। और ये जो रचना है इसमें क्या लिखा गया है, तो फिर बता दीजिएगा कि इसमें कृष्ण, एक तो कृष्ण एंड रुक्मणी दोनों की प्रेम गाथाएं हैं वो लिखता है। कहाँ बैठ के, तो बता देना गागरोन दुर्ग के झरोकों में बैठ के। बहुत बड़ा डिंगल का कवि हुआ है पृथ्वीराज राठौड़। जब राजस्थान के साहित्य स्रोत पढ़ेंगे तो उसमें इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। आगे बढ़े, अब क्या हुआ, अब उदय सिंह, उदय सिंह मेवाड़ का राजा है, और अकबर 1570 में आकर के नागौर दरबार लगाता है। इसमें अधीनता मेवाड़ की तरफ से कोई स्वीकार नहीं करता है। यदि इस दरबार से पहले की, थोड़ी सी पहले की बात करें तो अकबर ने मेवाड़ पे आक्रमण भी किया है। किसने, अकबर ने। अकबर मेवाड़ पे आक्रमण करता है कब, तो बता दीजिएगा 1567-68 में। एक तिथि याद नहीं रखे मित्रों, क्योंकि दोनों ही विवादित है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, और दोनों में से यदि सही तिथि की बात करें तो 1568 है। कंफ्यूज में नहीं फंसे, अलग अलग राइटर की बुक पढ़ के कहीं कंफ्यूज में फंस जाओगे। अकबर जब आक्रमण कर रहा है किस पे, मेवाड़ पे, उसमें मेवाड़ की स्थिति क्या है थोड़ी सी देख लेते हैं। अब मेवाड़ में क्या है, उदय सिंह है, और उदय सिंह के पास दो शक्तिशाली और बुद्धिमान सेनापति है। उन दोनों सेनापतियों की यदि बात करें तो एक का नाम है जयमल मेड़तिया, जयमल, और दूसरे का नाम क्या है, तो बता देना फतेह सिसोदिया। फतेह और इतिहासकार इसको पता भी लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। अब मेवाड़ वाले क्या करते थे, जब भी बाहर से आक्रमण होता था तो अधीनता स्वीकार कर लेते। अधीनता स्वीकार तो मेवाड़ वाला ने की नहीं, तो फिर क्या करते, ये केसरिया वाना पहनते और महिलाएं जोहर कर लेती, स्वयं केसरिया कर लेते और शाका हो जाता, और विदेशी लोग आकर के यहाँ क्या कर लेते, अधिकार कर लेते। ऐसे में एक नई रणनीति के तहत मेवाड़ के सरदार अब युद्ध करेंगे। तो जयमल और फतेह ने सुझाव दिया किसको, उदय सिंह को, कि महाराज ऐसे कीजिए कि आप युद्ध से बाहर चले जाइए, आप दुर्ग से बाहर चले जाइए पहाड़ियों में, और हम अंदर रहेंगे, नेतृत्व करेंगे सेना का। तो फिर उदय सिंह ने पूछा कि ऐसा कैसे, कि ऐसा ऐसे कि महाराज सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति होगा, आदेश देने वाला राजा होगा। यदि राजा मूर्छित हो जाए, घायल हो जाए, ऐसा हो जाए, तो क्या सेना युद्ध लड़ पाएगी। तो प्रत्युत्तर में उत्तर दिया उदय सिंह ने सिर हिलाते हुए कि यस, आपकी बात सही है, सुझाव सही है। तो फिर जयमल के कहने पे उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। गिरवा की पहाड़ियों में चले जाने का मतलब यह है कि यदि बाई चांस जयमल फतेह घायल हो जाए और सेना का मनोबल टूटने लगे, तो राजा नई सेना का निर्माण करके जोशीली सेना के साथ में बाहर से आक्रमण कर दे। तो फिर याद रखना मित्रों कि जब अकबर का आक्रमण हुआ कहाँ, चित्तौड़ पे, कब, 1567-68 में, उस समय क्या उदय सिंह युद्ध में युद्ध लड़ रहा था, तो बता दीजिएगा नहीं। तो उदय सिंह कहाँ चला गया था, तो फिर बता दीजिएगा। तो फिर बता दीजिएगा कि उदय सिंह को गिरवा की पहाड़ियों में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, गिरवा की पहाड़ियों में, गिरवा की पहाड़ियां। और गिरवा की पहाड़ियां ज्योग्राफी की शब्दावली है, उसमें मगरा क्या है, भाकर क्या है, गिरवा क्या है, इस प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। तो गिरवा मित्रों मेवाड़ की तस्तरी नुमा पहाड़ियां है, जिनके बीच में जाने के बाद में शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता, सुरक्षित स्थान था। उदय सिंह चला गया और पीछे से जयमल और फतेह पे किले की जिम्मेवारी का भार बढ़ गया। अकबर ने चित्तौड़ के किले पे घेराबंदी कर दी, चारों तरफ सेना का पड़ाव डाल दिया। ऐसे में अन्न जल की कमी होने लग गई। कहाँ, तो बता दीजिएगा चित्तौड़ के किले में। आगे की कहानी पढ़ेंगे क्या हुआ।
एक दिन अकबर ने, जैसे ये चित्तौड़ का किला है और अकबर की सेना चारों ओर घेरा डाले, अपना पड़ाव डाल के खड़ी है, और अकबर ने क्या किया, अकबर ने आदेश दिया कि बाहर की दीवारों को तोड़ दिया जाए। तो कहते हैं कि दिन में दीवारों को तोड़ दिया जाता था और रात में दीवारें पुनः निर्मित की जाती थी, पुनः चुन दी जाती थी। अकबर ने सोचा यार ऐसा कैसे, दिन में तो हम लोग इसको नष्ट कर देते और रात में कोई इसका निर्माण कार्य पूरा कर देता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर एक मेवाड़ी सैनिक ने बताया कि जयमल और फतेह सिसोदिया दुर्ग का संचालन कर रहे हैं और उदय सिंह दुर्ग में नहीं है। उदय सिंह दुर्ग में नहीं है तो फिर कहाँ चला गया कि ये गिरवा की पहाड़ियों में बाहर चला गया। जैसे ही अकबर को इस बात का पता चला तो अकबर ने अपने सैनिकों को भेजा लालच देने के लिए, किसके पास, जयमल के पास। जयमल को कहा कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको राज्य चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपके राजा यहाँ है ही नहीं और आप दुर्ग के मालिक बने बैठे हो, आप हमारी तरफ आ जाइए, हमारी सेना में आ जाइए, हम लोग है जो आपको राज्य दे देंगे। बोलिए कहाँ का राज्य चाहिए। जयमल ने कहा कि नहीं हजूर, मैं राजपूताना सरदार हूँ, आन बान शान के लिए मर मिटूंगा, लेकिन देश और साम्राज्य और जनता के साथ में कभी अविश्वास नहीं कर सकता। ये विश्वासघात जैसी चीजें है वो क्षत्रिय समाज को शोभा नहीं देती, इसलिए ठुकरा देता है जयमल किसके प्रस्ताव को, अकबर के धन और दौलत और राज्य के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। अब क्या, एक दिन अंधेरे में जयमल है वो दीवार पे यहाँ निरीक्षण कर रहा था और बाहर अकबर की सेना को देख रहा था कि अकबर की सेना में कैसी हलचल है, क्या कर रहे हैं। ऐसे में अकबर को सैनिक ने बताया कि हजूर, तो फिर अकबर ने कहा क्या है, कि देखिए कोई मेवाड़ के प्राचीर से कोई बाहर देख रहा है। तो फिर अकबर ने देखा तो एक सैनिक दिखाई दिया, यहाँ खड़ा है, कौन, एक सैनिक खड़ा है, और सैनिक का नाम क्या है तो बता देना, जयमल है। और फिर अकबर ने अपनी बंदूक निकाली, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गई, अकबर की बंदूक का नाम क्या, तो बता दीजिए संग्राम नाम की बंदूक है, संग्राम। संग्राम बंदूक से अकबर ने गोली चलाई और सीधी जाकर के पैर में लगी, किसकी, जयमल के। जयमल धड़ाक से नीचे आके गिर गया। गिरते ही अफसोस हुआ और एक ही आदेश में सभी सैनिकों को आदेश दे दिया कि आप भाग्यशाली हो। कैसे कि आप भाग्यशाली इसलिए हो कि मेरे पैर में गोली लग गई है, मैं असहाय हो गया हूं, मैं युद्ध में भाग नहीं ले सकता। आपको साम्राज्य और राज्य के पक्ष में लड़ने का मौका मिला है, इसलिए अब अंतिम समय आ गया है, आप सारे के सारे केसरी अबाना धारण कर लो और युद्ध में कूद पड़ो। हताश बैठे जयमल को देख करके एक राठौड़ राजपूत सैनिक आता है, तुरंत पास में आता है जयमल को कि महाराज आप हताश मत होइए, हम आपके साथ है। कि कैसे, कि आप भी युद्ध में चलिए, आप भी केसरी अबाना पहनिए, लड़ेंगे आन बान शान से। तो फिर जयमल ने कहा कैसे, कि महाराज आप हमारे मेरे कंधों में बैठ जाइए और मैं आपको युद्ध भूमि में ले जाऊंगा और फिर आप युद्ध भी कीजिए। तो कहते हैं कि एक राठौड़ सरदार जिसका नाम क्या था, कला राठौड़, कला राठौड़। इस कला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पे बैठा लिया, कंधों पे बैठा लिया, और कहते हैं कि दो तलवार किसके हाथ में, जयमल के हाथ में। दो तलवार किसके हाथ में मित्रों, कला राठौड़ के हाथ में। चार तलवारों से युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, कौन, जयमल और कला राठौड़। तो याद रहे सबसे खतरनाक प्रश्न ये है कि चार हाथों वाला, चार भुजाओं वाला देवता किसे कहते हैं, कला राठौड़ को। क्योंकि दो तो स्वयं के हाथ थे, दो ऊपर बैठा रखा था कंधे पे जयमल, जयमल के हाथ थे, इसलिए चार भुजाओं वाला देवता पूछ ले तो किसे कहेंगे, कला राठौड़ को। और कला राठौड़ किसके विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध में मारे गए थे, एकमात्र ऐसे देवता जो, देखो दो प्रश्न है, गजनवी के साथ में किस देवता ने युद्ध किया था और वो मारा गया था, और उसके बाद में पूछ रहे अकबर के साथ में, तो अकबर के साथ में ये था, कौन, कला राठौड़। अब क्या, अब बारी आ गई केसरिया की। केसरिया तो कर लिया, राजपूत सरदारों ने केसरिया कर लिया, लेकिन बारी किसकी है, अब जौहर की। अब जौहर करे, जब केसरिया होगा और जौहर होगा तभी शाखा कंप्लीट होगा, तो जौहर कौन करे। तो ऐसे में याद रखना मित्रों, जो जयमल था ना, इस जयमल की बहन, और जयमल की बहन का नाम था फूल कंवर, जयमल की बहन का नाम था फूल कंवर।
और फूल कंवर थी, इसकी शादी हुई थी किसके साथ में, तो बता देना इसी फत्ता या फत्ता सिसोदिया के साथ में। तो फिर जयमल की बहन फूल कंवर और फत्ता राठौड़ की पत्नी कौन, फूल कंवर। फूल कंवर ने कहा कि हजूर हम करेंगे क्या जोहर। तो कहते हैं कि फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा साका हो रहा है, जोहर कर रही है कितनी महिलाओं के साथ में, तो बता दीजिए 7,000 महिलाओं के साथ में। कब कर रही है तो बता देना, कब कर रही है ये जोहर, कब कर रही है तो बता देना 25 फरवरी 1568 के दिन। मेवाड़ का, इधर से मेवाड़ में केसरिया हो गया जयमल फत्ता के नेतृत्व में, और इधर जोहर हो गया फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में। और कितनी महिलाओं ने जोहर किया तो 7,000 महिलाओं ने। और कहते हैं कि 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ का तीसरा साका कंप्लीट हो गया। कौन सा साका कंप्लीट हो गया, तीसरा साका कंप्लीट हो गया। जैसे ही तीसरा साका कंप्लीट हो गया, गुस्से में था कौन, अकबर। अकबर ने आदेश दिया अपने सैनिकों को, अपनी सेना को कि कत्लेआम मचा दिया जाए चित्तौड़ की जनता का, चित्तौड़ की प्रजा का। कहते हैं मित्रों कि अकबर के आदेश के बाद में 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, भयंकर नरसंहार किया गया। और देखते ही देखते गुस्से के जो पल थे वो जैसे ही शांत हुए अकबर के, तो अकबर ने कहा कि मेरी जिंदगी में इससे बड़ा काला दाग और कोई नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया जाए। अकबर जो योद्धा लड़ रहे थे दो, जयमल और फतेह, उनकी वीरता से प्रभावित था। और अकबर ने स्वयं कहा था कि यह मेरी लाइफ का अमिट दाग है। तो जयमल फतेह की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने क्या किया, जयमल फतेह की पाषाण मूर्तियां बनाई उसके वीरता के उपलक्ष्य में। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। एक तो आगरा का किला, कौन सा किला, आगरा का किला। और आगरा के किले में अकबर ने मूर्तियां लगाई, पाषाण मूर्तियां। किसने, अकबर ने। किसकी तो बता देना, जयमल और फतेह या फतेह राठौड़ की। कैसे मूर्तियां कैसे लगाई तो बता देना, हाथियों पे सवार दोनों योद्धाओं की मूर्तियां लगवाता है आगरा के किले पे। और फिर कहते हैं कि अकबर के बाद में जहांगीर आया, जहांगीर के बाद में शाहजहां आया, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब आया। तो औरंगजेब ने इन मूर्तियों को नष्ट करवा दिया। किसने करवाया तो बता देना, औरंगजेब ने नष्ट करवा दिया। फिर बीकानेर का राजा, और बीकानेर के राजा का नाम पूछ ले क्या है तो बता देना, राय सिंह। और ये राय सिंह वही राय सिंह है जो नागौर दरबार में जाकर के अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। कल्याणमल तो बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र है। इस राय सिंह ने क्या किया, इन दोनों योद्धाओं की मूर्तियां ला करके, और जूनागढ़ का किला है, इस जूनागढ़ के किले पे हाथियों पे सवार दोनों की मूर्तियां लगवा देता है। जूनागढ़ के किला, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ये बताओ कि जूनागढ़ के किले का दूसरा नाम क्या है। जूनागढ़ के किले को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, उपनाम बता दीजिएगा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उदेसी कहाँ है, क्या चित्तौड़ में है, नहीं। तो उदेसी कहाँ है तो बता देना, गिरवा की पहाड़ियों में, वहां छुपा हुआ है उदेसी, वहां से देख रहे हैं संचालन। और उदेसी को पता लग गया कि केसरिया हो गया, जोहर हो गया और साका हो गया है। अब क्या होता है, उदेसी कहते हैं कि 25 फरवरी के बाद में 28 फरवरी 1572 में उदेसी की मृत्यु हो जाती है। और ये भी अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न है, इस दिन मृत्यु होती है। तो कहते हैं कि होली का त्योहार था, तो मेवाड़ का कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु है वो होली के दिन हुई, तो बता देना महाराणा उदय सिंह। 25 फरवरी 1568 के दिन चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न होता है, और 28 फरवरी 1572 के दिन उदय सिंह की मृत्यु होती है। जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन कौन सा त्योहार है तो बता देना, होली का त्योहार है। याद रहे मित्रों कि उदय सिंह है, उदय सिंह के बाद की घटना पे जाए तो उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। उदय सिंह की एक रानी का नाम था जयवंताबाई, और दूसरी रानी का नाम क्या था तो बता देना, धीरबाई। ये जो जयवंताबाई है, इसकी संतान की बात करें तो इसका एक पुत्र था जिसका नाम था महाराणा प्रताप। पुत्र का नाम क्या तो बता दीजिएगा, महाराणा प्रताप। और यदि पूछ ले धीरबाई की संतान का नाम क्या तो बता देना, जगमाल। ये धीरबाई जैसलमेर के
भाटियों की राजकुमारी थी, इसलिए इसको बटियानी रानी भी कहते हैं, रानी बटियानी भी कहते हैं। उदय सिंह इस धीरबाई से सर्वाधिक प्यार करता था, सर्वाधिक प्रेम करता था, इसलिए योग्य बड़े पुत्र प्रताप को राजा नहीं बनाया गया। और राजा किसको बनाया गया तो बता देना, धीरबाई की जो संतान है जगमाल, जगमाल को भावी आगे आगामी मेवाड़ का राजा बनाया गया था 1572 में। अब आगे की कहानी, आगे की स्टोरी अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। क्लास को अच्छे से रिवाइज करके 2 बार देख लीजिएगा, रोक रोक के वीडियो को लिख भी लीजिएगा। अच्छे पर्सन है। देखते हैं अगली क्लास में आगे की कहानी। धन्यवाद।